जून के तपते महीने में दोपहर 2 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में हर तरफ भीड़ थी। गांव के चौपाल पर शाम 5 बजे धूप ढलने लगी थी। गांव के लोग चौपाल पर परेशान बैठे थे। गांव के बिजली विभाग का आदमी धनीराम गांव वालों को कागज दिखा रहा था। देखिए भाइयों, इस बार गांव का बिजली बिल पिछले महीनों से 2 गुना आया है। किसी न किसी ने बिजली की चोरी की है। सीधा ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लिया गया है। धनीराम, इस गांव में लोग गरीब जरूर हैं, पर सभी ईमानदार हैं। ऐसा कौन है जो चोरी कर रहा है? नाम तो नहीं बता सकता, पर शक रमेश पर है। उसके घर दिन में भी कूलर की आवाज आती है और उसके घर में तो पंखा भी मुश्किल से चलता था पहले। सही कह रहे हैं आप। मैं खुद पिछले हफ्ते उसके घर गया था। घर में पुराना कूलर चल रहा था और बाहर से तार कहीं जा रही थी। तो फिर देर किस बात की है? बुलाओ रमेश को, पंचायत में जवाब देगा। उसे पंचायत में बुलाने से पहले उसे बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। जिस रमेश को बिजली की चोरी करते हुए पकड़ने की बात हो रही थी, वो एक छोटे से टूटे फूटे मकान में अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी सुधा के साथ रहता था। उसके पिता अक्सर बीमार रहते थे। उनका मिट्टी का घर गर्मी में बुरी तरह तपता था। हे भगवान, ये गर्मी तो जान ले लेगी। अगर ये पुराना कूलर ना होता तो शायद आज बाबूजी की हालत और भी खराब हो जाती। बेटा, पुराना कूलर तो ठीक है, पर ये बिजली भी तो बहुत ले रहा है। बेटा रमेश, तुम ये बिजली कहाँ से लाए? गांव में तो पूरे 6 घंटे बिजली की कटौती चल रही है, लेकिन इस कूलर की हवा तो दिन रात चल रही है। अरे माँ, तुम ये सब मत सोचो। पिताजी की कितनी खराब हालत हो गई थी गर्मी से। अब राहत है, इसलिए सुकून में रहो। पर ये बिजली की तार कहाँ जा रही है? चुप करो। थाली में भरकर बाबूजी के पाँव में ठंडा पानी रखो। उनके तलवों में जलन हो रही होगी। नहीं बेटा, अब घर ठंडा रहता है, इसलिए जलन नहीं होती। पर कुछ तो है जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो। बाबूजी, मैंने खेत वाले ट्रांसफार्मर से थोड़ा तार जोड़ लिया है, किसी को पता नहीं चलेगा। रमेश, तू चोरी करके हमें बचा रहा है, पर ये चोरी है बेटा। कहीं ये बात गांव में ना फैल जाए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसी रात पड़ोस में रहने वाले बबलू और गट्टू रमेश के घर से जो तार ट्रांसफार्मर से जुड़ी थी वो देख लेते हैं और गांव के दबंग धनीराम को बुलाकर दिखा देते हैं। धनीराम आग बबूला हो जाता है और अगली सुबह का इंतजार करता है। अगली सुबह गांव का डुगडुगी वाला ढोल बजता है। सुन लो भैरवपुर के लोगों, रमेश को पंचायत में हाजिर होना है। आज रात 8 बजे पंचायत में फैसला होगा। रमेश, लगता है तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। ऐसे कैसे किसी को पता चल गया? हाँ, जरूर बबलू और गुड्डू ने ही कुछ किया है। यही कल ताक झाक कर रहे थे। गलती तुम्हारी है और दोष उनको दे रहे हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको और बाकी सबको गर्मी से राहत देने के लिए बिजली की चोरी की। बेटा, चोरी करके मदद करना कभी आत्मसम्मान और इज्जत नहीं दिलाता। रात 8 बजे पंचायत चौपाल पर भीड़ लगी थी। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए थे। मिट्टी के चबूतरे के ऊपर मुखिया जी का आसन लगा हुआ था और सामने सिर झुकाए रमेश खड़ा था। रमेश, सच सच बता, तूने चोरी की है बिजली की? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि हम कितने गरीब हैं। बाबूजी बीमार रहते हैं और गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। मैंने तो बस ये बहाने मत बना। चोरी की है, सीधी बात है। और इस चोरी का बिल पूरा गांव क्यों भरे? रमेश, तुझे शर्म आनी चाहिए। गरीब होना जुर्म नहीं, पर चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है। आज अगर रमेश को सजा नहीं मिली तो कल और लोग बिजली की चोरी करेंगे। हाँ मुखिया जी, सजा तो इसे जरूर मिलनी चाहिए। रमेश, गांव के नियम सबके लिए बराबर हैं। तुम गरीब हो, हम जानते हैं, पर इस वजह से तुम्हें चोरी की इजाजत नहीं दी जा सकती। जरूर बबलू और गुड्डू ने ही मुझे पकड़वाया है। माफ कर दो हमारे बेटे को, इंसानियत के नाते माफ कर दो इसे। इंसानियत? जब बिल भरना होगा तब ये इंसानियत कहाँ जाएगी? मुखिया जी, मैंने ये खुद के लिए नहीं, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए किया था मुखिया जी। कोई और रास्ता नहीं था। रमेश, पंचायत तुझ पर 3 बातें तय करती है। पहला, तू अगले महीने का पूरा बिजली बिल अकेले भरेगा। दूसरा, जो तार तूने लगाए थे वो आज ही कटवाएगा। और तीसरा, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुझे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा।
नहीं नहीं, हमारे बेटे को गांव से मत निकालिएगा। मैं मंजूर करता हूँ मुखिया जी। सब चुप हो जाते हैं। रमेश की नजर सुधा, अम्मा और बाबूजी पर पड़ती है। उनकी आंखें भी भीगी थी। रमेश घर आकर उस तार का कनेक्शन काट देता है। उस रात रमेश को नींद नहीं आती। परेशान होकर वो घर से बाहर निकल जाता है। सुधा उसके पीछे आती है। मुझे पता है आपने सब कुछ हमारे लिए किया था। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा कि पूरा बिजली का बिल भर सकूं? आप इसे गिरवी रख दीजिए। नहीं सुधा। अकेले आप इस परिवार की जिम्मेदारी लेंगे क्या? मेरा भी तो परिवार है, मुझे भी कुछ करने दीजिए। अब चाहे कितनी भी परेशानी हो, गलत राह कभी नहीं चुनूंगा। सुधा रमेश को दिलासा देकर उसके लिए एक गिलास पानी लाती है। ठंडा पानी पीते हुए रमेश उस मटके की तरफ देखता है जिसमें इस तपती जून के महीने में भी इतना ठंडा पानी था। मिट्टी ठंडी, धूप में भी ठंडक। सुधा, क्या हम पूरा घर ऐसा नहीं बना सकते? घर मिट्टी का? वो कैसे? जैसे ये घड़ा है, मोटी दीवारें, मिट्टी की परत। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन रमेश मुखिया जी को बिजली के बिल के पैसे देता है। मुखिया जी के पूछने पर वो बता देता है कि अपनी पत्नी के कंगन उसने गिरवी रख दिए हैं और बाद में अपनी मेहनत की कमाई से उन्हें छुड़वा लेगा। दोपहर में रमेश गांव के बाहर खाली जमीन पर खुद मिट्टी खोदता है। पुराने टायर, बांस, लकड़ी से खांचा तैयार करता है। राख, नमक, गोबर और नीम के पत्ते सब कुछ इकट्ठा करता है। अपने हाथ में लोहे की खुरपी और बाल्टी लिए मिट्टी में कुछ मिला रहा है। सुधा पास में बैठी है। ये मिट्टी में आप क्या क्या डाल रहे हैं? गोबर, नमक और ये नीम के पत्ते? अरे सुधा, यही तो असली ठंडक और सफाई का राज है। गोबर दीवारों में ठंडक बनाए रखेगा और कीड़े मकोड़े नहीं लगने देगा। नमक हवा में नमी को खींचेगा जिससे अंदर की हवा ठंडी रहेगी। और नीम के पत्ते वो बैक्टीरिया और मच्छर से रक्षा करेंगे। अरे बेटा, ये सब क्या कर रहा है? कुछ नहीं होगा इससे। हमारे दादा परदादा तो ऐसे ही बनाते थे। हम ही भटक गए थे सीमेंट और कूलर के पीछे। क्या हो गया है रमेश तुझे? इतनी तेज धूप में ये सब क्या कर रहा है? बाबूजी, बिजली के तार का कनेक्शन काटा है पर मिट्टी से कनेक्शन जुड़ गया है। अब मिट्टी से ठंडा घर तैयार होगा। रमेश अपने घर की दीवारें लीपना शुरू करता है। तभी बबलू और गट्टू भी वहाँ आ जाते हैं। रमेश क्या बना रहा है? कहता है मिट्टी का ठंडा घर बनाएगा। ये पगला गया है शायद। ये बात जब चौपाल तक पहुँचती है तो सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। लेकिन 3 दिन बाद रमेश की दिन रात की मेहनत के बाद, अरे आज तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। हाँ, बाहर कितनी लू चल रही है और हमारा घर एकदम ठंडा है। गांव वाले अंदर झांकते हैं। गर्मी नहीं, ठंडी हवा। रमेश बाहर एक तख्ती लगा रहा है। कूलर नहीं, मिट्टी है। अरे अंदर तो सचमुच ठंडक है। बिना पंखा, बिना कूलर, और बिजली भी नहीं चाहिए इसे। वाह रमेश। हाँ बिल्कुल। 3 दिन पहले जिस रमेश को सारे गांव के लोग दुत्कार रहे थे, अब उसके पास आकर उसकी वाहवाही कर रहे थे। धीरे धीरे पूरे गांव में रमेश के मिट्टी के कूलर का जिक्र होने लगा। मुखिया जी रमेश को बुलाते हैं। रमेश, तूने चोरी से जो बदनामी कमाई थी, आज तूने मिट्टी से वो इज्जत कमा ली। जी मुखिया जी, आज सही मायनों में मिट्टी की कीमत समझ आई है। अरे रमेश सुन, मेरे भाई के घर में भी बहुत गर्मी लगती है। क्या उसका घर अपने जैसा बना सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर थोड़ा टाइम लगेगा। अगली सुबह गांव की औरतें जुटती हैं। फूलमती, बबलू की माँ और कई औरतें मिट्टी, गोबर, नमक और पानी के साथ रमेश के घर के पास आती हैं। रमेश, आज तू सिखाएगा हमें भी ये मिट्टी का जादू। हमारे घर की दीवारें भी तप रही हैं। आओ दीदी, सबसे पहले तो गोबर और मिट्टी मिलाओ, अनुपात आधा आधा। फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालो, बस 1 मुट्ठी। और ये नीम? उसका लेप छत और खिड़की के पास करो। कीड़े नहीं आएंगे और हवा भी शुद्ध रहेगी। गांव में बदलाव की शुरुआत होती है। गांव के अलग अलग हिस्सों में अब लोग पुराने घरों को मिट्टी से लीपना शुरू कर चुके हैं। कुछ बांस और घास का ढांचा भी बना रहे हैं। पहले सब सोचते थे कि पक्का घर ही असली होता है, पर अब ये देखो, रमेश का घर सबसे ठंडा है और सबसे सस्ता भी। बिजली का बिल एकदम 0। हमें पंचायत में एक प्रस्ताव लाना चाहिए। हर गरीब को एक मिट्टी का घर बनाने में मदद की जाए और रमेश जिसकी भी मदद करेगा वो रमेश को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसे देगा। पंचायत का विशेष अधिवेशन 2 दिन बाद बुलाया जाता है।
चौपाल पर भीड़ है। रमेश अब सम्मानित अतिथि के रूप में बैठा है। गांव के भाइयों और बहनों, रमेश ने हमें सिखाया कि समाधान बाहर नहीं, मिट्टी में छुपा है। अब पंचायत का प्रस्ताव है, हर परिवार जिसे पक्के घर की सुविधा नहीं, उसे मिट्टी के टिकाऊ घर बनाने की सहायता दी जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया। जय हो रमेश भैया की। रमेश को हर व्यक्ति अपने मिट्टी के घर के निर्माण में सहायता के लिए पैसे देने शुरू कर देता है और कुछ दिनों बाद रमेश अपनी पत्नी के गिरवी कंगन छुड़ा लेता है। सुधा, ये लो अपने कंगन। दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था जो आज उतर गया। सब आपकी मेहनत का नतीजा है। एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई, चोरी से चाहे कितना भी भला कर ले, पर इज्जत और सुकून मेहनत से ही मिलती है। रमेश गांव के बच्चों को नीम की छाया में मिट्टी और गोबर मिलाकर दिखाता है। बच्चों, ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की किताब है। पढ़ो इसे, समझो इसे। कूलर से कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा इसका स्पर्श। रमेश भैया, हम भी मिट्टी वाला घर बनाएंगे। बिल्कुल बनाओ। याद रखना, मिट्टी से बना घर गर्मी भी भगाता है और इंसान को मिट्टी से जोड़े भी रखता है। रमेश ने जो किया वो सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक सोच थी, एक रास्ता था उस भीषण गर्मी के खिलाफ, जो अब गांव की हर गली में बहने लगी है ठंडी हवा बनकर। जिसे कभी गांव से निकालने की धमकी दी गई थी, आज वो पूरे राज्य का प्रतिनिधि बन गया था। गांव के बाहर एक साइन बोर्ड लग चुका था, आप प्रवेश कर रहे हैं भैरवपुर में, जहां घर ठंडे और दिल नर्म और सोच जमीन से जुड़ी होती है।